रात के लगभग 2 बजे पूरा घर गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। बाहर तेज हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी रात किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। तभी अचानक एक दर्द से भरी चीख पूरे घर में गूंज उठी। वह चीख इतनी भयानक थी कि सुनते ही हर किसी की रूह कांप जाती। आवाज सीधे अवंतिका के कमरे से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी असहनीय दर्द से तड़प रही हो। उसकी चीखें लगातार पूरे घर में गूंज रही थीं और हर चीख के साथ घर का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना होता जा रहा था। मुकेश और अंजलि अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे। दोनों की आंखें एकदम से खुल गईं। अंजलि घबराकर बिस्तर पर उठ बैठी। उसकी सांसें तेज चलने लगीं। मुकेश, ये किसकी चीख थी? मुकेश भी पूरी तरह घबरा चुका था। वह कुछ पल तक ध्यान से सुनता रहा। लगता है ये आवाज अवंतिका के कमरे से आ रही है। जल्दी चलो। अंजलि और मुकेश ने बिना एक पल गंवाए तेजी से अपने कमरे से बाहर निकले। अवंतिका की ये हालत देखकर मुकेश समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है। अंजलि भी उसकी ये हालत देखकर हैरान हो गई थी। रात बीतने के साथ साथ धीरे धीरे घर में खामोशी लौट आई। अवंतिका के कमरे से बाहर निकलने के बाद मुकेश और अंजलि धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ लौट आए। पूरे घर में फिर से सन्नाटा फैल चुका था, लेकिन उस सन्नाटे से कहीं ज्यादा भारी अंजलि के मन में चल रहा तूफान था। वह खिड़की के बाहर घने अंधेरे को घूर रही थी। अचानक उसने पीछे मुड़कर मुकेश की तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता भी थी और हल्की सी नाराजगी भी। कुछ पल तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। आखिरकार अंजलि ने ही खामोशी तोड़ी। मुकेश, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अवंतिका की जरूरत से ज्यादा चिंता करने लगे हो? मुकेश ने उसकी तरफ देखा। अंजलि ने कमरे का दरवाजा बंद किया। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? पहले तो तुमने एक अनजानी लड़की को घर ले आए। जब से वह इस घर में आई है, मैंने देखा है उसकी हर छोटी बड़ी बात तुम्हें बेचैन कर देती है। अभी देखो, उसकी तबीयत खराब हुई तो तुम खुद घबरा गए। मैं यह नहीं कह रही कि किसी की मदद मत करो, लेकिन हर बात की भी एक सीमा होती है। मुकेश कुछ पल चुप रहा। अंजलि, अगर हमारे घर में रहने वाला कोई इंसान तकलीफ में हो तो क्या मैं उसकी मदद भी ना करूं? उसने इस गांव में किसी का क्या बिगाड़ा है? वह यहां अकेली है, उसका अपना कोई नहीं है। ऐसे समय अगर हम भी उसका साथ छोड़ दें तो वह कहां जाएगी? बात सिर्फ इतनी नहीं है मुकेश। मुझे उसके बारे में कुछ ठीक नहीं लगता। शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मेरा मन उसे स्वीकार ही नहीं कर पा रहा। कभी कभी हमारा मन बिना वजह भी किसी के बारे में गलत सोचने लगता है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे थोड़ा समय दो। शायद तुम उसे ठीक से समझ नहीं पाई हो। अंजलि ने गहरी सांस ली। वह जानती थी इस समय मुकेश को समझाना आसान नहीं था, इसलिए उसने बात को वहीं खत्म कर दिया। ठीक है, अब सो जाते हैं। काफी रात हो चुकी है। दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए, लेकिन उस रात अंजलि की आंखों में नींद नहीं थी। वह दीवार की तरफ देखती रही। अगली शाम सूरज डूब चुका था। आसमान पर फिर से काले बादल छा गए थे। अंजलि अपने कमरे में एक छोटा सा बैग तैयार कर रही थी। मुकेश ऑफिस से लौटकर आ रहा था। वो अंजलि की हाथ में बैग देखकर हैरान हो गया। कहीं जाने की तैयारी कर रही हो? हाँ, आज फिर गांव जाना पड़ेगा। कुछ जरूरी काम रह गया था, सोचा आज ही निपटाऊं। मुकेश कुछ पल उसे देखता रहा। ऐसी क्या जरूरी काम है? और अभी तो रात होने वाला है। कल सुबह चले जाना। नहीं,
थोड़ा जरूरी काम है, कल शाम को लौट आऊंगा। तो रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वैसे भी आज ऑफिस का काम खत्म हो गया है, साथ रहेंगे तो मुझे भी तसल्ली रहेगी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम यहीं रहो, मैं अकेले चली जाऊंगी, ज्यादा देर भी नहीं लगेगी। मुकेश हल्का सा मुस्कुराया। लेकिन अकेले क्यों जाओगी? रात होने वाली है, मैं छोड़ भी दूंगा और साथ वापस भी आ जाऊंगा। इस बार अंजलि की आवाज पहले से थोड़ी सख्त हो गई। मैंने कहा ना, मैं चली जाऊंगी। तुम बेवजह परेशान मत हो, घर पर भी कोई तो होना चाहिए। अवंतिका अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई है। अगर उसे फिर से कोई तकलीफ हुई तो कम से कम तुम यहां रहोगे। मुकेश कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे अंजलि की बात सही लगी। उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन पहुंचते ही मुझे खबर कर देना, और अगर देर हो जाए तो मुझे बता देना, मैं लेने आ जाऊंगा। अंजलि ने हल्की सी मुस्कान दी। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। इतना कहकर उसने अपना बैग उठाया, एक बार पूरे घर पर नजर डाली और बिना कुछ कहे धीरे धीरे मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गई। धीरे धीरे अंधेरे ने पूरे गांव को अपनी चादर में समेटना शुरू कर दिया था। आसमान में सूरज का आखिरी उजाला भी अब मिट चुका था। चारों तरफ हल्का सन्नाटा फैलने लगा था। बस रात की झिंगुरों की आवाज चारों तरफ से कानों में गूंज रही थी। घर के अंदर अवंतिका चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। अर्जुन अपना कुछ ऑफिस का काम निपटा रहा था। उसी समय दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। अवंतिका ने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन बाहर नहीं गई। कुछ ही पल बाद मुकेश ने दरवाजा खोला। सामने अंजलि खड़ी थी। उसके हाथ में वही छोटा सा बैग था। चेहरे पर सफर की थकान साफ दिखाई दे रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गई, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सफर ठीक रहा ना? हाँ, रास्ते में थोड़ी देर हो गई थी, बाकी सब ठीक रहा। दोनों धीरे धीरे घर के अंदर आ गए। घर वैसा ही शांत था, लेकिन न जाने क्यों अंजलि को इस बार घर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा भारी महसूस हो रहा था। अवंतिका की कमरे की दरवाजा खुला हुआ था। वो दरवाजे के सामने खड़ी हुई थी। उसने एक पल के लिए अंजलि की तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, आप वापस आ गई? अंजलि ने बस हल्के से सिर हिला दिया। उसने कोई और बात नहीं की। मुकेश को भी अजीब लगी। उसने मुस्कुराकर माहौल हल्का करने की कोशिश की। अच्छा, अब सब आ गए हैं, चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर आराम करेंगे। तीनों खाना खाने चले गए। रात धीरे धीरे और गहरी होती चली गई। घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया। पूरा घर अब नींद में डूब चुका था। बाहर तेज हवा चल रही थी। कभी कभी हवा के साथ खिड़कियां हल्के से कांप उठती और उनकी आवाज पूरे घर में गूंज जाती। अचानक एक ऐसी दर्द भरी चीख पूरे घर में गूंजी जिसने रात के सन्नाटे को पल भर में तोड़ दिया। अंजलि की आंख एक झटके में खुल गई। उसी समय मुकेश भी बिस्तर पर उठकर बैठ गया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये आवाज अवंतिका के कमरे से आ रही है। अंजलि का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। दोनों बिना समय गंवाए कमरे से बाहर निकले। बाहर चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। हवा अब पहले से कहीं ज्यादा तेज चल रही थी। जैसे जैसे दोनों अवंतिका के कमरे के पास पहुंच रहे थे, वैसे वैसे उसकी दर्द भरी चीखें और साफ सुनाई देने लगीं। मुकेश ने जल्दी से दरवाजा खोला। कमरे के अंदर अवंतिका अपनी बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वह दर्द से अपने सिर को हाथ से कसकर पकड़ी हुई थी और लगातार कराह रही थी।
अवंतिका, फिर से वही दर्द। अवंतिका ने बड़ी मुश्किल से सिर उठाया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये हर रात मेरे साथ ऐसा क्यों होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे पूरे शरीर को अंदर से चीर रहा हो। मैं सह नहीं पा रही। उसकी आवाज दर्द से कांप रही थी। अवंतिका, हिम्मत रखो, घबराओ मत। अभी दवा ले लो, कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा। अंजलि खड़ी होकर यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन उसके मन में सवाल पहले से भी ज्यादा गहरे होते जा रहे थे। अगला दिन धीरे धीरे बीत गया। शाम ढल चुकी थी। अंधेरा फिर पूरे गांव में फैल चुका था। अंजलि कई बार दरवाजे की तरफ देख चुकी थी। आज मुकेश रोज से कहीं ज्यादा देर कर चुका था। घड़ी की सुइयां लगातार आगे बढ़ रही थीं। आखिर काफी देर बाद घर के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। अंजलि तुरंत बाहर की तरफ बढ़ी। अंजलि ने दरवाजा खोला। मुकेश धीरे धीरे अंदर आया, लेकिन आज उसके कदम पहले जैसे मजबूत नहीं थे। वो हल्का हल्का लड़खड़ा रहा था। जैसे ही अंजलि उसके पास गई, अंजलि को उसके मुंह से शराब की तेज गंध महसूस हुई। वह कुछ पल तक उसे देखती रह गई। मुकेश, तुमने शराब पी रखी है? बस ऑफिस के कुछ लोग जबरदस्ती रोककर बैठ गए थे। बहुत मना किया, लेकिन थोड़ा सा पीना पड़ गया। तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये बात कहकर अर्जुन बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद अंजलि भी सो गई। रात गहरी होने की साथ साथ हवा भी तेज होती जा रही थी। मानो ऐसा कुछ संकेत दे रहा हो जैसे कुछ अनहोनी होने वाला हो। अचानक मुकेश की नींद खुल गई। प्यास के कारण उसका गला लगभग सूख चुका था। उसने देखा अंजलि गहरी नींद में है। वो उठ बैठा और टेबल के ऊपर देखा, लेकिन टेबल पर कोई पानी की बोतल नहीं था। पानी लाने के लिए वो फ्रिज के पास चला गया, लेकिन उस फ्रिज में पानी था ही नहीं। क्या यार, हद हो गई। कहीं एक पानी का बोतल तक नहीं है। अब लगता है नीचे से ही लाना पड़ेगा। ये सोचकर मुकेश पानी लाने के लिए नीचे चला गया। अंदर अंजलि गहरी नींद में सो रही थी और तभी अचानक एक जोरदार चिख से पूरा घर कांप उठी। मुकेश, ये तो मुकेश की आवाज थी। उसने बिना देर किए नीचे के कमरे की तरफ भागी। भागते हुए मानो उसकी सांस जैसे निकल जा रही थी। नीचे का नजारा देखते ही उसकी पैर के नीचे जमीन धंस गई। मुकेश जमीन पर बिल्कुल निश्चल पड़ा था। उसके सिर के नीचे से धीरे धीरे खून फैलने लगा। अंजलि के हाथ कांपने लगे। वो घुटनों के बल उसके पास बैठ गई। मुकेश, आंखें खोलो, मेरी बात सुनो। लेकिन मुकेश की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थीं। अवंतिका कमरे से बाहर आई। वो घबराकर वहीं खड़ी रह गई। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। अंजलि की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। फिर बिना एक पल गंवाए मुकेश को उसी रात अस्पताल ले जाया गया। रात में चारों तरफ सन्नाटा था, बस अंजलि की मन को छोड़ के। वह बार बार भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, बस मुकेश को बचा लेना। अवंतिका चुपचाप बैठी थी। अंजलि के लिए हर समय जैसे रुक सा गया था। हर बीतता मिनट और भारी लग रहा था। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे की गंभीरता देखकर अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। हमें अफसोस है, सिर पर बहुत गहरी चोट आई थी। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं सके। इतना सुनते ही अंजलि की दुनिया जैसे एक पल में बिखर गई। वह वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अवंतिका वहीं बैठकर सब देख रही थी। उसने अंजलि को संभालने की कोशिश नहीं की। अगली सुबह
पूरा घर शोक में डूबा हुआ था। आसपास के लोग भी धीरे धीरे वहां इकट्ठा होने लगे। घर के बीचों बीच मुकेश का एक फोटो रखा हुआ था। अंजलि उसके पास बैठी लगातार रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। थोड़ी दूर अवंतिका भी चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें भी नम थीं। अचानक अंजलि धीरे धीरे उठी। उसने आंसू पोंछे और गुस्से से अवंतिका की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में दर्द भी था और एक ऐसा आरोप जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं था। वहीं बैठी अवंतिका ने भी उसकी तरफ देखा, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अंजलि उसे इस तरह क्यों देख रही है। सुबह का माहौल अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि एक खबर पूरे गांव में बिजली की तरह फैल गई। यह खबर जैसे ही रामप्रसाद के कानों तक पहुंची, उनके हाथ कांपने लगे। कुछ पल के लिए उन्हें लगा शायद उन्होंने कुछ गलत सुन लिया है। उन्होंने सामने खड़े आदमी से दोबारा पूछा, लेकिन जवाब वही था। यह सुनते ही रामप्रसाद के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़के को उन्होंने बचपन से अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा, आज उसके बारे में ऐसी खबर सुनने को मिलेगी। बिना एक पल रुके उन्होंने तेजी से मुकेश के घर की तरफ कदम बढ़ा दिए। रास्ता वही था, लेकिन आज हर कदम पहले से कहीं ज्यादा भारी लग रहा था। चलते चलते उनके हाथ लगातार कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनका मन बार बार इस खबर को झुठलाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जैसे जैसे वे घर के करीब पहुंचते गए, वैसे वैसे उनके मन का डर और गहरा होता गया। उनके मन में न जाने कितने सवाल उठ रहे थे, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब उनके पास नहीं था। आखिरकार वे मुकेश के घर पहुंच गए। घर के बाहर गांव के कई लोग खामोशी से खड़े थे। किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। पूरा माहौल गम में डूबा हुआ था। रामप्रसाद धीरे धीरे घर के अंदर गए और जैसे ही उनकी नजर सामने गई, वे एकदम रुक गए। उनकी आंखें नम हो गईं। सामने एक टेबल पर मुकेश की एक बड़ी सी तस्वीर रखी थी। तस्वीर पर ताजे फूलों की माला चढ़ी हुई थी। उस तस्वीर के ठीक सामने अंजलि जमीन पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसकी पूरी दुनिया एक ही पल में उजड़ गई हो। रामप्रसाद की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उन्हें मुकेश की तस्वीर के सामने इस तरह खड़ा होना पड़ेगा। कुछ पल तक वे चुपचाप उसी तस्वीर को देखते रहे। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटी खुद को संभालो। मैं जानता हूं यह दुख बहुत बड़ा है, लेकिन जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। अगर तुम इस तरह टूट जाओगी तो खुद को कैसे संभालोगी? हिम्मत रखो, भगवान तुम्हें यह दर्द सहने की शक्ति दे। अंजलि लगातार रोती रही। कुछ देर बाद उसने किसी तरह अपने आंसू पोंछे। रामप्रसाद ने गहरी सांस ली। लेकिन बेटी, आखिर यह सब हुआ कैसे? कल तक तो सब ठीक था। आखिर एक ही रात में ऐसा क्या हुआ कि आज मुकेश सिर्फ एक तस्वीर बनकर रह गया? अंजलि ने तस्वीर की तरफ देखी। उसकी आंखें फिर भर आईं। कुछ पल तक वह कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर कांपती आवाज में उसने कहा, कल रात मुकेश ऑफिस से बहुत देर से घर लौटे थे। उसकी आवाज कांप रही थी। हर शब्द के साथ उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। रामप्रसाद बिना कुछ बोले उसकी बात ध्यान से सुनते रहे। हम उन्हें उसी रात अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर भी पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी सिर पर बहुत गहरी चोट लग चुका था। उन्होंने कहा, अब उनको बचाना संभव नहीं है। इतना कहते ही अंजलि फिर से फूट फूट कर रोने लगी। घर में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। रामप्रसाद की नजर धीरे धीरे फिर मुकेश की तस्वीर पर जाकर टिक गई। उनके मन में न जाने क्यों
एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। शाम को अवंतिका अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। आखिर मुकेश के साथ यह सब कैसे हो गया? कमरे में इतना सन्नाटा था कि उसकी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी कमरे के बाहर किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई दी। अवंतिका ने धीरे से सिर उठाया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, अंजलि गुस्से में दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर आ गई। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। चेहरे पर दर्द था, लेकिन उस दर्द से कहीं ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था। यह सब तेरी वजह से हुआ है। अवंतिका एकदम चौंक गई। उसे समझ ही नहीं आया कि अंजलि अचानक ऐसा क्यों कह रही है। वह धीरे से खड़ी हुई। मेरी वजह से? मैं कुछ समझी नहीं। अंजलि की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन उसकी आवाज अब भी गुस्से से भरी हुई थी। जिस दिन से तू इस घर में आई है, उसी दिन से इस घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। पहले हर रात तेरी हालत बिगड़ने लगी, फिर घर का माहौल बदल गया, और आज मेरा मुकेश हमेशा के लिए मुझसे दूर चला गया। अवंतिका की आंखें भर आईं। लेकिन मैंने किया क्या है? मैं तो खुद नहीं जानती कि मेरे साथ हर रात ऐसा क्यों होता है। अंजलि ने बिना उसकी बात सुने जवाब दिया। तूने कुछ नहीं किया, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। अगर तू उस रात हमारे घर नहीं आती तो शायद आज मुकेश जिंदा होता। यह सुनकर अवंतिका पूरी तरह टूट गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मेरा किसी भी बात से कोई लेना देना नहीं है। अगर मुझे जरा सा भी पता होता कि मेरे आने से ऐसा कुछ होगा, तो मैं कभी इस घर की चौखट भी पार नहीं करती। लेकिन उस समय अंजलि किसी की सफाई सुनने की हालत में नहीं थी। दुख ने उसके धैर्य को पूरी तरह तोड़ दिया था। वो गुस्से में लगातार अवंतिका को खरी खोटी सुनाती रही। मैंने शुरू से महसूस किया था कि तेरे आने के बाद इस घर में कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मुकेश ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। आज देख लिया ना, सब खत्म हो गया। मेरा घर, मेरी खुशियां, सब कुछ। अवंतिका कुछ पल तक चुप रही। उसने आंसू पोंछे। अगर सचमुच आपको लगता है कि मेरी वजह से यह सब हुआ है, तो ठीक है, मैं अभी इसी वक्त यह घर छोड़ देती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको और तकलीफ मिले। इतना कहकर अवंतिका ने अपना छोटा सा बैग उठाया, फिर बिना कुछ कहे धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गई। उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे घर के सन्नाटे में खो गई। दोस्तों, क्या सचमुच मुकेश की मौत सिर्फ एक हादसा थी, या फिर किसी ने बहुत सोच समझकर इसके पीछे एक ऐसा खेल खेला था जिसका राज अभी तक किसी के सामने नहीं आया? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इस कहानी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि असली रहस्य की शुरुआत वहीं से हुई थी। यह कहानी शुरू होती है उस शाम से जिस दिन अंजलि अपने गांव गई थी। मुकेश को उसने सिर्फ इतना कहा था, गांव में थोड़ा जरूरी काम है, कल तक वापस आ जाऊंगी। मुकेश ने भी उसकी बात पर ज्यादा सवाल नहीं किए, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। अंजलि उस दिन किसी रिश्तेदार से मिलने या किसी जरूरी काम के लिए गांव नहीं गई थी। उसके मन में पिछले कई दिनों से एक ही बात घूम रही थी। जब से अवंतिका इस घर में आई है, घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। उसके चेहरे पर बार बार दिखाई देने वाली वह रहस्यमयी मुस्कान कुछ तो अजीब है। इन सब बातों ने अंजलि के मन में एक ऐसा डर पैदा कर दिया था जो अब हर दिन बढ़ता ही जा रहा था। वह कई बार खुद को समझाती, शायद मैं जरूरत से ज्यादा सोच रही हूं। लेकिन जैसे ही अंजलि अवंतिका को सामने देखती, उसकी रहस्यमय मुस्कान देखकर उसका शक और बढ़ जाता। न जाने क्यों उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती। उसे ऐसा महसूस होता
जैसे अवंतिका धीरे धीरे मुकेश को अपने वश में करती जा रही हो। इसीलिए घर से निकलने से पहले उसने चुपचाप अवंतिका की एक तस्वीर अपने साथ रख ली। अंजलि अपने घर पहुंचकर उस गहरी सन्नाटे के बीच पैदल कहीं जा रहा था। शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगी। आसमान पर काले बादल छा चुके थे। ठंडी हवा लगातार चल रही थी। गांव की गलियां लगभग सुनसान हो चुकी थीं। लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके थे। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा पसरा था कि दूर कहीं पत्तों के हिलने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। अंजलि के कदम लगातार आगे बढ़ रहे थे। उसे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन आज उसके मन में उठ रहे सवाल उसके डर से कहीं ज्यादा बड़े थे। उसने गहरी सांस ली और अपनी चाल थोड़ा तेज कर दी। कुछ देर और चलने के बाद अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। थोड़ी दूरी पर एक बहुत पुराना और जर्जर मकान खड़ा था। उस घर की दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थीं। छत के किनारों पर जंगली बेलें लटक रही थीं। उसने कुछ पल वहीं खड़े होकर उस घर को देखा। यही वो घर लगता है। गांव के लोग कहते थे उस घर में बिना किसी बहुत बड़ी वजह के कोई नहीं जाता। अंजलि ने अपने कांपते हाथों से बैग को और कसकर पकड़ा। उसके दिल की धड़कनें पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थीं, लेकिन अब वह यहां तक आ चुकी थी। वापस लौटने का सवाल ही नहीं था। अंजलि कुछ पल तक दरवाजे के सामने खड़ी रही। उसके दिल की धड़कनें लगातार तेज हो रही थीं। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपना कांपता हुआ हाथ दरवाजे पर रखा। दरवाजे के खुलते ही अंदर से ठंडी हवा का एक तेज झोंका बाहर आया। उस हवा ने अंजलि के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ा दी। वह कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे घर के अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने अंदर नजर उठाकर देखा, वह एकदम ठिठक गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। पूरा घर घने अंधेरे में डूबा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो उस घर में कई वर्षों से सूरज की रोशनी ने कदम ही न रखा हो। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। इतना गहरा अंधेरा कि दूर खड़ी चीजें भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थीं। तभी उस अंधेरे के बीच उसे एक आदमी दिखाई दिया। वो बिल्कुल स्थिर बैठा हुआ था। उसने पूरे शरीर पर काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था और उसके होंठ लगातार कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। यह दृश्य इतना अजीब और डरावना था कि अंजलि के कदम वहीं रुक गए। कुछ पल तक वो बिना कुछ बोले बस उसे ध्यान से देखती रही। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक भी शब्द बोले। और तभी आओ बेटी। ये सुनते ही अंजलि चौंक गई। आप मुझे जानते हैं? उस आदमी के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। तुम्हें क्या, मैं यहाँ आने वाले हर इंसान को अच्छी तरह जानता हूँ। अंजलि के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देने लगी। उसने तो अभी तक अपनी बात शुरू भी नहीं की थी। लेकिन जिस इंसान के लिए तुम यहाँ आई हो, उसकी बस एक तस्वीर की जरूरत है। जी बाबा, मैं उसकी तस्वीर साथ लेकर आई हूँ। लेकिन याद रखना बेटी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बाबा, मैं बस चाहती हूँ वो मेरी पति के जिंदगी से निकल जाए। तो ठीक है बेटी, लेकिन याद रखना, बाद में जो कुछ होगा उसके लिए तुम जिम्मेदार रहोगी। और मुझे जो चाहिए वो लाए हो। अंजलि ने अपने बैग से कुछ पैसे निकालकर उसको दिए। अब तुम जाओ बेटी, तुम्हारा काम हो जाएगा। अंजलि ने एक बार भी नहीं सोची। वो बस चाहती थी अवंतिका मुकेश की जिंदगी और उनके घर छोड़ के निकल जाए। लेकिन उसका नतीजा आज क्या निकलने वाला है, उसे खुद नहीं पता था। आज उसके पास कोई नहीं था, इसीलिए वो घर छोड़कर गांव चली गई। और उस दिन से ये घर बस गांव में खंडर सा पड़ा हुआ है। गांव के लोगों का मानना है कि किसी बुरी शक्ति का नजर उस घर पर है। इसीलिए शाम होने के बाद
कोई उस घर के आसपास भी नहीं जाता। दोस्तों, यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।